हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आपके सामने आया हूं और ये टॉपिक जिसका नाम है वियना संधि। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बेहद ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये कई बार रिपीटेड भी है और पूछता भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि वियना संधि से आप क्या समझते हैं, या वियना संधि के लक्ष्य को लिखे एवं वियना संधि की उपलब्धियां क्या है। हम जानेंगे कि पहले वियना संधि क्या है, और वियना संधि को समझने से पहले कुछ बात हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि हमको पता होना चाहिए कि जो संधि है, संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ हुआ यहाँ पर वियना संधि का तात्पर्य है कि एक समझौता होगा, और समझौता किस हिसाब से होगा जरा ध्यान से समझना। पहले हम बात को एक स्लाइड लेकर के समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वियना संधि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम का काफी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड भी है। आप इसको वीवीआई करके रखेंगे। ठीक है, काफी बिहार बोर्ड का ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और रिपीटेड भी है। क्वेश्चन बना कि वियना संधि से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला बात कि एक शख्स जिसका नाम है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक का बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को समाप्त करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक संधि की, जिसे वियना संधि के नाम से जानते हैं। पहले हम बात को समझेंगे। जैसे कि सबको पता होना चाहिए कि ये जो वियना संधि है, वियना संधि वियना संधि संबंधित कुछ मुख्य बातें हमको पता होना चाहिए। ये जो वियना है, वियना वियना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है। वियना यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और इस वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ऑस्ट्रिया का एक चांसलर होता है। चांसलर जिसको हम सम्राट कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं। ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक। क्या नाम था? मेटरनिक। ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा सन 1815 ईस्वी में सन 1815 ईस्वी में सन 1815 ईस्वी में एक संधि की जाती है जिसे वियना संधि कहते हैं। इस संधि में होता क्या है ना कि सन 1815 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध का नाम होता है वाटरलू का युद्ध। इस लू का नाम होता है वाटरलू का युद्ध। यह एक मैदान है, एक जगह है वाटरलू के मैदान में। ठीक है, वाटरलू के मैदान में एक फ्रांस देश होता है। ठीक है, फ्रांस के विरोध में ठीक है, एक युद्ध लड़ा जाता है वाटरलू के मैदान में। एक तरफ फ्रांस देश होता है जहां का राजा नेपोलियन होता है। जहां का राजा कौन होता है? नेपोलियन होता है। ठीक है, काफी अच्छा राजा था। ठीक है, और यह वाटरलू का भी युद्ध 1815 में ही होता है। यानी कि वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में होता है। एक तरफ फ्रांस होता है, फ्रांस का राजा नेपोलियन होता है, और दूसरी तरफ अलग अलग देश साजिश रचते हैं। उसमें ऑस्ट्रिया शामिल था। ठीक है, उसमें प्रसा शामिल था। ठीक है, फ्रांस तो एक तरफ था, रूस शामिल था और ब्रिटेन था। ठीक है, ब्रिटेन था। ये देश आपस में मिल करके समझौता करके और फ्रांस के विरोध में एक युद्ध लड़ा 1815 ईस्वी में। और इस युद्ध में नेपोलियन की बुरी तरह से क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो यही जब नेपोलियन की हार हो गई, यानी कि फ्रांस की हार हो जाती है। तो जब फ्रांस देश की हार हो गई तो फ्रांस देश के राजा को पुनः स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक संधि करी जाती है, और उस संधि में तरह तरह के बदलाव किया जाता है। यानी कि हम वियना संधि से जानेंगे कि वियना संधि क्या है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा एक संधि की गई जिसे वियना संधि के नाम से
जानते हैं। वियना संधि 1815 ईस्वी में होती है। उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। आपको अगर बात समझ में आ गया होगा तो हम एक बार स्लाइड लेते हैं, हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वियना संधि से आप क्या समझते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को समाप्त करने के लिए 1815 ईस्वी में एक संधि किया गया, जिसे वियना संधि के नाम से जानते हैं। अगर आपकी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो अगर इतना लिख देते हो तो यकीनन दो मार्क्स का ही पूछता है और 2 नंबर आ जाएगा। एक बात याद रखना, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख जो था ना, काफी घोर प्रतिक्रियावादी था। वह गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से नफरत करता था। ये जो मेटरनिख था, मेटरनिख रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी कहने का अर्थ होता है पुराने तरीके से जीने वाला लोग। पुराने तरीके से जीने वाला लोग वे लोग होते हैं जो देश में, समाज में किसी प्रकार के बदलाव नहीं चाहते हैं। और उस समय जब 1815 ईस्वी की बात है, लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता था, खासकर गरीब मजदूरों के साथ, और उसका देखभाल कोई राजा नहीं करता था। और वह वैसे ही राजा को हम रूढ़िवादी कहते हैं, जो पुराने तरीके से जीवन जीते हैं या जीवन जीना पसंद करते हैं, समाज में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं। देखिए, एक बात बोला था ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था जो था, वो एक बात बोलता था कि इसका कहना था कि देश में शासन करो लेकिन जनता की कोई भलाई ना करो। ये किसका कथन था? तो ये ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का कथन था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था 1815 ईस्वी में। और एक बात और याद रखना जहन में काफी इंपोर्टेंट है, 1815 ईस्वी से लेकर के और 1848 ईस्वी तक ये शासन में रहता है। और उस काल को भी ना मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं। वो हम आगे जानेंगे या फिर हम एक स्लाइड में उसको भी कवर कर लेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। देखिए, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख, वह कहा था, उसने एक ऐलान किया था, कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। ये किसने कहा था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने कहा था। उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा। हम आगे स्लाइड में फिर से जानेंगे कि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिख ने जो वियना संधि किया, उस वियना संधि का लक्ष्य क्या था और वह उद्देश्य क्या था और उसकी उपलब्धियां क्या था। लक्ष्य कहने का अर्थ है कि वह जो संधि किया जा गया, उस संधि का क्या मुख्य उद्देश्य था, और उसमें जब वह किया गया संधि, जो उद्देश्य जो था उसको हम जानेंगे, और उस लक्ष्य के अतिरिक्त बहुत सारी बातें हम उसको जानेंगे। फिलहाल जानेंगे कि वियना संधि के लक्ष्य को बताएं। एक क्वेश्चन ये भी बनता भी है 2 मार्क्स के लिए कि वियना संधि के मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य को बताओ। तो हम उद्देश्य पर जानेंगे कि वियना संधि का उद्देश्य क्या था। 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक संधि करी जाती है, जिसे वियना संधि कहते हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उस समय एक राजा था जिसका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन ये फ्रांस का राजा था, जस्ट बताए हैं, नेपोलियन फ्रांस का राजा था। और नेपोलियन द्वारा जितना भी बदलाव किया गया था फ्रांस में, नेपोलियन द्वारा जितना ही बदलाव किया गया था फ्रांस में, सभी बदलाव को समाप्त करना चाहता था। यानी कि नेपोलियन जितना ही बदलाव किया था फ्रांस में, सही बदलाव को समाप्त कर देना चाहता था और पुराने तरीके के शासन व्यवस्था को फ्रांस में अपनाना चाहता था। कौन? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। तो आइए हम देखते हैं कि वियना संधि के मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा किया गया बदलाव को समाप्त करना था तथा पुराने तरीके से के शासन व्यवस्था को स्थापित करना था। यानी कि पुराने तरीके के शासन व्यवस्था कहने का अर्थ होता है रूढ़िवादी शासन व्यवस्था, जो समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन ना चाहे। एक बात और याद रखना, जब फ्रांस का राजा नेपोलियन था 1815 ईस्वी में, तो नेपोलियन को हरा देने के बाद ये जो वियना संधि के तहत फ्रांस का राजा ठीक है, फ्रांस का राजा किसी और को बनाया गया। हम उसको भी जानेंगे कि आखिर फ्रांस का राजा कौन बना। फिलहाल इतना बात अगर समझ में आया होगा तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक और क्वेश्चन बनता है इसी से रिलेटेड कि वियना संधि की उपलब्धियां को लिखे। वियना संधि की उपलब्धियां क्या था? तो हम इसके अकॉर्डिंग जानेंगे कि वियना संधि की क्या उपलब्धियां थी। सबसे पहला बात कि जब वियना संधि कर दी गई
तो वियना संधि का लक्ष्य बता दिया गया और वियना संधि क्या होता है। दूसरी बात कि वियना संधि जब किया गया तो उस वियना संधि का जो उपलब्धियां था हम उसको जानेंगे कि उसमें क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त किया गया। सबसे पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि वियना संधि में की जो उपलब्धियां में नेपोलियन द्वारा किया गया जितना ही बदलाव था सबको समाप्त कर दिया गया। यानी कि नेपोलियन ने अपने देश में बहुत सारे बदलाव किए थे, जैसे कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान अधिकार दिया था, विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया था। और लुई सोलहवां ने जो पुराने समय में 1789 में राजा था, जो लुई सोलहवां देश में तरह तरह के शासन जैसे कि सामंती व्यवस्था स्थापित किया था। और सामंती व्यवस्था क्या है हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं, जाकर के एक बार देख लेंगे। लुई सोलहवां सामंती व्यवस्था लागू किया था जो जनता पर काफी शोषण का कार्य करता था, तो उसको भी हटा दिया था कौन, नेपोलियन ने, तो उसको वापस ला दिया गया। यानी कि नेपोलियन द्वारा जितना ही बदलाव किया गया था सारा देश में समाप्त कर दिया गया और पुराने तरीके के शासन व्यवस्था को अपनाया गया। और जब नेपोलियन को बंदी बना लिया जाता है तो नेपोलियन के बाद फ्रांस का राजा लुई 18वां को बनाया गया। यानी कि अब फ्रांस का राजा कौन बना, लुई 18वां बना। याद रखना जो लुई 18वां होगा यह भी बुर्बो राजवंश का, यह भी बुर्बो राजवंश का निरंकुश राजा था। यानी कि लुई 18वां भी अच्छा राजा नहीं था, अच्छे शासन नहीं करता था और यह भी रूढ़िवादी था। याद रखना रूढ़िवादी कहने का अर्थ यह है, रूढ़िवादी कहने का अर्थ यह है कि जो पुराने तरीके से शासन करते हैं, जो देश में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, हम उन्हें रूढ़िवादी कहते हैं। और लुई 18वां भी रूढ़िवादी राजा था, यानी कि अच्छा राजा नहीं था। यह कठपुतली कह सकते हो क्योंकि वियना संधि के तहत इसको बनाया गया था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं यह सबका कठपुतली बनेगा। तो रूढ़िवादी राजा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया जाता है और यह भी बुर्बो राजवंश का था राजा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, नेपोलियन द्वारा जीता गया सभी क्षेत्र वापस कर दिया गया। याद रखना नेपोलियन ने ऐसे बहुत सारे क्षेत्र था जो जीत लिया था, ठीक है, और नेपोलियन का वर्चस्व इटली में भी अच्छा खासा था और जितने भी जीता गया क्षेत्र था वह वापस कर दिया जाता है। यानी कि नेपोलियन द्वारा जो भी क्षेत्र युद्ध कर या किसी भी तरीके से जीत लिया गया या एकीकृत कर दिया गया था उसे वापस कर दिया जाता है। किस संधि के तहत, तो वियना संधि के तहत। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। तथा एक बात और याद रखना, पुराने तरीके के शासन व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया। यानी कि अब देश में जैसे ही बुर्बो राजवंश आया पुनः पुराने राजवंश का शासन हो गया और पुराने तरीके का देश में शासन हो गया। यानी कि पुराने तरीके के शासन को अपनाया गया। ठीक है। दूसरा, इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया। याद रखना जो इटली देश है, इटली का एकीकरण भी हम लोग जानेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। फिलहाल इतना जानेंगे कि जो वियना संधि हुआ, वियना संधि के तहत इटली को काफी छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया गया। और आगे हम जानेंगे कि फ्रांस को 2 भागों में बांट दिया गया। यानी कि फ्रांस जो देश था इसको भी आपस में 2 भागों में बांट दिया जाता है और ये सब वियना संधि की उपलब्धियां था। उम्मीद है अभी बात समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार के कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।